Hello everyone, I welcome you all to this incredible platform of Indologus। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द दिल्ली सल्तनत। तो दिल्ली सल्तनत से रिलेटेड हम थ्योरी डिस्कस करेंगे एंड एमसीक्यूज। तो हम डायनेस्टी वाइज थ्योरी डिस्कस करेंगे ताकि ये वीडियो बोरिंग ना हो और इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज के थ्रू से रिवाइज भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट डायनेस्टी, दैट इज स्लेव डायनेस्टी। तो सबसे पहले मैं आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बता देती हूँ दिल्ली सल्तनत का। तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, गुड़ खा तसले में। तो गुड़ खा तसले में, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। तो देखिए, गुड़ मतलब जी स्टैंड्स फॉर गुलाम डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी भी कहा जाता है और मामलुक डायनेस्टी भी कहा जाता है। देन कम्स खिलजी डायनेस्टी। देन तसले का टी स्टैंड्स फॉर तुगलक डायनेस्टी, एस स्टैंड्स फॉर सैयद डायनेस्टी एंड एल स्टैंड्स फॉर लोधी डायनेस्टी। तो ये एक ट्रिक है बेसिक सी, जिससे आप दिल्ली सल्तनत की सारी डायनेस्टीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में याद कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्लेव डायनेस्टी के बारे में देखेंगे, और इसका टाइम पीरियड था फ्रॉम 1206 टू 1290। स्टार्टिंग विद द स्लेव डायनेस्टी, इसको मामलुक डायनेस्टी या फिर गुलाम डायनेस्टी के नाम से भी जाना जाता है, और इसके फाउंडर थे कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक बेसिकली स्लेव थे किसके? मोहम्मद गोरी के। तो मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इन्होंने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया एंड ही बिकेम द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत स्टार्टिंग फ्रॉम द मामलुक डायनेस्टी। तो इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता था बिकॉज ऑफ हिज जेनरोसिटी। काफ़ी ज़्यादा जेनरस थे, माफ़ कर देते थे लोगों को, इसलिए इनको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद इनके सक्सेसर रहे इल्तुतमिश। इल्तुतमिश बेसिकली इनके सन इन लॉ यानी कि जमाई थे। तो इल्तुतमिश, ही इज कंसिडर्ड टू बी द रियल कंसोलिडेटर ऑफ दिल्ली सल्तनत। कंसोलिडेटर का मतलब होता है मोस्ट एफिशिएंट रूलर और समवन हु स्टार्टेड रूलिंग एफिशिएंटली। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्ता सिस्टम, सिल्वर टंका एंड कॉपर जिटल। तो इक्ता सिस्टम, कॉपर जिटल और सिल्वर टंका के बारे में आगे अभी हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से, एंड दैट इज, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द दिल्ली सल्तनत? एसएससी सीजीएल 2017 का ये पीवाईक्यू है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक, ही इज कंसिडर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत। बेसिकली ही फाउंडेड द मामलुक डायनेस्टी, जिसको स्लेव डायनेस्टी या गुलाम डायनेस्टी भी कहते हैं, इन 1206, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ द दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। कुतुबुद्दीन ऐबक was originally a slave and जर्नल ऑफ मोहम्मद गोरी, और मोहम्मद गोरी की डेथ के बाद इन्होंने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया था। ही ऑल्सो बिल्ट कुआवत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली। तो इन्होंने कुआवत उल इस्लाम मॉस्क को भी दिल्ली में कंस्ट्रक्ट करवाया था। other than that इन्होंने कुतुब मीनार की जो फाउंडेशन है वो भी रखी थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द टाइटल ऑफ सुल्तान आजम फ्रॉम द अब्बासिद खलीफा? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश हु वाज द सक्सेसर ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, इनको मिला था टाइटल सुल्तान आजम, जिसका मतलब होता है द ग्रेट सुल्तान फ्रॉम द अब्बासिद खलीफा। ये आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने इक्ता सिस्टम को भी इंट्रोड्यूस किया था, एंड इक्ता सिस्टम के अंडर सैलरी की जगह बेसिकली लैंड असाइनमेंट दिए जाते थे टू द सोल्जर्स, और या फिर हम कह सकते हैं जर्नल्स। सो ही ऑर्गेनाइज्ड द ग्रुप ऑफ नोबल्स, जिसको तुर्क ए चहलगामी या ग्रुप ऑफ 40 भी कहते हैं, और ये ऐसे 40 नोबल्स का ग्रुप था जो सुल्तान को एक तरीके से गाइड करते थे ऑन डिसीजन मेकिंग। ये भी आपको बेसिकली ध्यान में रखना है। तो इल्तुतमिश अपने एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते हैं, इसलिए इनको सुल्तान आजम की पदवी मिली थी। तो इसके अलावा ऑप्शंस देखें तो कुतुबुद्दीन ऐबक वॉज द फाउंडर, बलबन वॉज द सक्सेसर ऑफ इल्तुतमिश, एंड रजिया सुल्तान वॉज द फर्स्ट फीमेल रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द सिल्वर कॉइन इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश वॉज कॉल्ड एज? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंका। तो सिल्वर कॉइन इल्तुतमिश ने जो इंट्रोड्यूस किए थे उनको टंका के नाम से जाना जाता था। सो इल्तुतमिश इंट्रोड्यूस्ड सिल्वर कॉइन कॉल्ड एज टंका ड्यूरिंग द मामलुक डायनेस्टी पीरियड, और एक टंका का वेट कितना होता था? अराउंड 175 ग्रेन्स के बराबर एक टंका का वेट हुआ करता था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली जो इल्तुतमिश की स्ट्रेटेजी थी, इट वॉज टू
इंट्रोड्यूस अ यूनिफॉर्म करेंसी सिस्टम इन हिज एम्पायर। इसके वजह से ट्रेड और कॉमर्स में भी काफ़ी हेल्प हुआ, टैक्स कलेक्शन में भी काफ़ी हेल्प हुआ, और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल तो अच्छा हुआ ही था। तो इसके अलावा अगर अभी हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लें, सो जितल की बात करें तो जितल क्या था? जितल वॉज द नेम ऑफ कॉपर कॉइन्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय इल्तुतमिश। दिनार की बात करें तो दिनार रिफर करता है गोल्ड कॉइन्स को, जो बेसिकली इस्लामिक कंट्रीज में यूज़ किए जाते हैं। और टंका तो हमने डिस्कस कर लिया, सिल्वर कॉइन। और अगर हम बात करें दिरहम की, तो ओल्ड इस्लामिक सिल्वर कॉइन्स को हम दिरहम के नाम से जानते थे, जो वेस्ट एशिया में यूज़ होते थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच सुल्तान एम्फेसाइज द पर्शियन कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड कॉल्ड हिमसेल्फ ज़ील ए इलाही। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बलबन। तो बलबन ने खुद को ज़ील ए इलाही कहा, जिसका मतलब होता है शैडो ऑफ द गॉड, यानी भगवान की परछाई। तो खुद को भगवान की परछाई कहा किसने? बलबन ने। ज़ील ए इलाही इसका मतलब होता है। So Ziauddin Balban emphasized the Persian concept of kingship and called himself as Zil-e-Ilahi। बलबन ने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन कस्टम्स लाइक सजदा। सजदा मतलब होता है एक तरीके से प्रोस्ट्रेशन बिफोर द सुल्तान, यानी सुल्तान के सामने सर झुकाना, वो करना। एंड पाइबोस, पाइबोस मतलब सुल्तान के पैरों को चूमना, किसिंग द सुल्तान्स फीट। सो दीज वर द टू पर्शियन कस्टम्स विच वर इंट्रोड्यूस्ड बाय बलबन अंडर द रूल ऑफ मामलुक डायनेस्टी। ये भी आपको ध्यान में रखना है, एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। इसके अलावा बलबन ने एक स्ट्रिक्ट पॉलिसी, जिसे ब्लड एंड आयरन पॉलिसी भी कहते हैं, वो भी इंट्रोड्यूस की थी फॉर अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एंड आर्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुतुब मीनार वॉज कम्प्लीटेड बाय होम। करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। तो इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्टार्ट किया था, और इसको फाइनली कंप्लीट किया था इल्तुतमिश ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। So the construction of Qutub Minar was started by Qutbuddin Aibak in 1199 CE, और तब इन्होंने सिर्फ इसकी फर्स्ट स्टोरी बनाई थी, बेस बनाया था। देन Aibak completed only first story, यहाँ पे लिखा भी है। इल्तुतमिश later completed the remaining major portions। इसके बाद इल्तुतमिश ने क्या किया? इसमें 3 स्टोरीज को और ऐड किया। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने एक स्टोरी बनाई, इसके बाद इनके जमाई इल्तुतमिश, जिनका पूरा नाम था शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, इन्होंने 3 और स्टोरीज इसमें ऐड की। सो बिल्ट मेनली इन इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में ये बना है, मेड ऑफ रेड सैंडस्टोन विद कुरानिक इंस्क्रिप्शंस। इसके अलावा करंट में जो हमारा कुतुब मीनार है, उसमें 5 स्टोरीज हैं। तो अब हम बेसिकली इसकी छोटी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। तो हमने देखा था कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी फर्स्ट स्टोरी बनाई थी। लेटर इल्तुतमिश ने इसमें 3 स्टोरीज को और ऐड किया। टोटल कितनी हो गई? 4 स्टोरीज हो गई। इसके बाद लाइटनिंग की वजह से कुतुब मीनार का कुछ पार्ट क्या हो गया था? डैमेज हो गया था। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसको रिकंस्ट्रक्ट करवाया, जहाँ पे इन्होंने जो फोर्थ स्टोरी थी इसको वापस बनवाया, और सिंपली 2 स्टोरीज को बनवाया। तो देखिए पहले क्या हुआ था, फर्स्ट कुतुब मीनार में एक स्टोरी थी, फिर 3 हुई, लाइटनिंग की वजह से एक खराब हो गई। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 स्टोरीज और ऐड कर दी, तो टोटल हो गई 5 स्टोरीज। तो ऐसे आप इसे ध्यान में रख सकते हैं। अगर आपको कभी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा जाए, तो आप ऐसे इसे आंसर कर सकते हैं। इसके बाद फाइनली कुतुब मीनार को किसने रिपेयर करवाया था? सिकंदर लोदी ने। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना चाहिए। और फिर ब्रिटिशर्स ने इसके कुछ पार्ट्स को वापस रिकंस्ट्रक्शन करवाया था या रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु इंट्रोड्यूस द इक्ता सिस्टम इन इंडिया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन सी, इल्तुतमिश ने इक्ता सिस्टम को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। ही ऑर्गेनाइज्ड इक्ता सिस्टम इफेक्टिवली इन इंडिया ड्यूरिंग मामलुक डायनेस्टी पीरियड। इक्ता वाज अ लैंड असाइनमेंट गिवन टू ऑफिसर्स एंड नोबल्स रेदर देन सैलरी। सैलरी की जगह इक्ता दिया जाता था, जिसमें इनको लैंड असाइनमेंट दिया जाता था ऑफिसर्स को, जिसमें से ये लोग अपना टैक्स कलेक्शन किया करते थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। सो द होल्डर ऑफ एन इक्ता वॉज कॉल्ड एज इक्तादार, या फिर मुख्ती कहा जाता था जो भी इक्ता को होल्ड करता था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान में रखनी है। तो बेसिकली इक्तादार क्या करता था? इस लैंड से, असाइंड लैंड से रेवेन्यू कलेक्ट करता था, यानी कि यहाँ से टैक्स कलेक्शन करता था।
और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम करता था अपने गिवन लैंड पे। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। और इसकी वजह से काफ़ी एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन हुआ अंडर द टाइम ऑफ इल्तुतमिश। Next question. Chehelgani or a group of 40 nobles was introduced or formed by? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश ने ही ये चहलगानी को इंट्रोड्यूस किया था मामलुक डायनेस्टी के टाइम में अंडर दिल्ली सल्तनत। सो इल्तुतमिश फॉर्म चहलगानी और तुर्क ए चहलगानी which means group of 40 nobles. चहलगानी literally means group of 40 और इसमें मोस्ट पावरफुल टर्किश नोबल्स होते थे 40 इन नंबर। सो इसका पर्पस था इल्तुतमिश क्रिएटेड दिस फॉर स्ट्रेंथनिंग एडमिनिस्ट्रेशन एंड इंश्योरिंग लॉयल्टी टू द सुल्तान। ये भी आपको ध्यान में रखना है, अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। So the next question is, in which year the envoy of the Khalifa of Baghdad reached Delhi with a formal letter of investiture for Iltutmish? So basically investiture मतलब formally declare करना या honor करना someone with a rank. So simply honor का जो लेटर था, फॉर्मल लेटर था, वो हमने देखा था इल्तुतमिश को मिला था। वो कब आया था इंडिया में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन 3 या ऑप्शन सी। 1229 में ये लेटर इंडिया पे आया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो इल्तुतमिश रिसीव्ड अ फॉर्मल लेटर ऑफ इन्वेस्टिट्यूर फ्रॉम द इनवॉय ऑफ द अब्बासिद खलीफा इन 1229 CE। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। खलीफा ने बेसिकली ऑनर करने के लिए, इल्तुतमिश को ऑनर करने के लिए, उनकी पॉलिसीज के लिए, उनको एक प्रेस्टीज प्रोवाइड करने के लिए ये लेटर लिखा था और उनको सुल्तान आजम कहा था, जिसका मतलब होता है द ग्रेट सुल्तान इंट्रोड्यूस्ड द पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन बी यानी कि बलबन। तो बलबन ने इंट्रोड्यूस की थी पॉलिसी ऑफ ब्लड एंड आयरन। अंडर दिस ये चाहते थे कि काफ़ी स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन मेंटेन हो इनके एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पे, हार्श पनिशमेंट्स दी जाएं और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री कंट्रोल इन्होंने मेंटेन करके रखा था अंडर हिज पॉलिसी ऑफ blood and iron. So Balban basically used this to crush rebellions and maintain law and order under his monarchy. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट खिलजी डायनेस्टी। इसका टेन्योर था फ्रॉम 1290 टू 1320। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके फाउंडर थे जलालुद्दीन खलजी, हु वाज द फाउंडर ऑफ खलजी डायनेस्टी। इन्हें एक माइल्ड एंड लीनियंट रूलर माना जाता है, यानी कि जेनरस रूलर थे ये। देन अलाउद्दीन खलजी ये मोस्ट पावरफुल रूलर बने खलजी डायनेस्टी के। इनके इंपॉर्टेंट फीचर ये थे कि इन्होंने काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया था मंगोल इन्वेजन्स को। मार्केट कंट्रोल सिस्टम काफ़ी स्ट्रॉन्ग था, स्पाई सिस्टम इन्होंने लगाया था। इसके अलावा दाग यानी कि ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस, चेहरा सिस्टम, सोल्जर्स का रिकॉर्ड रखना और एक लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन्होंने मेंटेन की थी अलाउद्दीन खलजी ने। ये आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। Who was the first ruler of Khalji dynasty? Correct answer will be option number B यानी कि जलालुद्दीन खलजी was the founder of Khalji dynasty. He founded the dynasty in 1290 CE. Jalaluddin came to power after the fall of Mamluk dynasty या फिर slave dynasty. His accession marked the beginning of Khalji rule in Delhi. और इनको किसने assassinate किया था? He was assassinated by his nephew and son-in-law जो है अलाउद्दीन खलजी ने इन्हें बेसिकली असैसिनेट किया था। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग रोट डिटेल अकाउंट्स ऑफ अलाउद्दीन खलजीज रीन? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन डी, आमिर खुसरो। तो आमिर खुसरो ने डिटेल्ड अकाउंट लिखा अलाउद्दीन खलजी की लाइफ में। He was a famous Persian poet, scholar, and musician भी ये थे। His works describing Alauddin Khalji's reign include खजान उल फुतह यानी कि ट्रेजरर्स ऑफ द विक्ट्री। ये बेसिकली इसका इंग्लिश वर्जन है और ये इंग्लिश वर्जन है और ये पर्शियन वर्जन है जिसका जो बेसिकली खजान उल फुतह है। और दीज वर्क्स डिस्क्राइब द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द रीन ऑफ अलाउद्दीन खलजी। ये भी आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस बुक में बेसिकली आमिर खुसरो की बात करें अगर हम, तो इन्हें पैरट ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, तोता ए हिंद या फिर पैरट ऑफ इंडिया। इनका कंट्रीब्यूशन है पर्शियन लिटरेचर में, हिंदुस्तानी म्यूजिक में और डेवलपिंग उर्दू या फिर हिंदवी। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है।
तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अलाउद्दीन खिलजी's market reforms was to. Correct answer for this question will be option number B, control inflation for maintaining army. So इनके पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी भी थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है, और इसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने स्ट्रॉन्ग मार्केट रिफॉर्म्स लगा रखे थे. अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड मार्केट रिफॉर्म्स मेनली टू कंट्रोल प्राइसेस एंड मेंटेन अ लार्ज स्टैंडिंग आर्मी एट लो कॉस्ट. बेसिकली सोल्जर्स काफ़ी ज़्यादा थे तो इनको कम सैलरी दी जाती थी, और कम सैलरी में भी ताकि ये अपने सारे रिसोर्सेज ले सकें इजीली, इसलिए मार्केट कंट्रोल पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया गया था बाय अलाउद्दीन खिलजी. द मार्केट वॉज सुपरवाइज्ड बाय द ऑफिसर जिनको कहा जाता था शाना ए मंडी. हार्श पनिशमेंट्स वर गिवन फॉर होर्डिंग एंड ब्लैक मार्केटिंग के लिए बहुत हार्श पनिशमेंट्स भी दी जाती थी. दिस वाज अ वेरी गुड इनिशिएटिव व्हिच वाज स्टार्टेड बाय अलाउद्दीन खिलजी. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, एंड दैट इज द ऑफिसर इन चार्ज ऑफ मार्केट्स ड्यूरिंग अलाउद्दीन खिलजीज रीन वाज कॉल्ड एज. तो अभी अभी हमने इंपॉर्टेंट पॉइंट में भी इस चीज़ को देखा था. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाहाने मंडी. सो बेसिकली शाहाने मंडी इनका मेन काम होता था सुपरविजन ऑफ मार्केट्स एंड ट्रेडर्स. So during the reign of Alauddin Khilji, the officer in charge of regulating markets was called as Shahane Mandi. ये सुपरवाइज करते थे मार्केट्स और ट्रेडर्स को और इंश्योर करते थे फिक्स्ड प्राइसेस फॉर द फिक्स्ड गुड्स. तो ये आपको ध्यान में रखना है. एक तरीके से ये ब्लैक मार्केटिंग को प्रिवेंट कर रहे थे अंडर हिज रीन. इसके अलावा अगर अदर वर्ड्स को हम देखें तो कोतवाल. कोतवाल एक ऐसा वर्ड है जो बेसिकली एसोसिएटेड है लॉ एंड ऑर्डर से. तो लॉ एंड ऑर्डर को बेसिकली जो देखता था ऑफिसर उसको कोतवाल कहते थे. एंड अगर हम बात करें वाजिर की तो वाजिर या फिर वजीर हम इसे कह सकते हैं, इसको कहते हैं चीफ मिनिस्टर थे या फिर हेड ऑफ फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन. मुक्ति की बात करें तो हमने देखा था जो इकता का ओनर होता था उसे मुक्ति के नाम से जाना जाता था या फिर इकतादार उसे कहा जाता था. तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन. सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान इंट्रोड्यूस द दाग एंड छेरा सिस्टम. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खिलजी. तो अलाउद्दीन खिलजी ने दाग और छेरा सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया था. बेसिकली ही इंट्रोड्यूस दी सिस्टम्स टू स्ट्रेंथन एंड रेगुलेट द मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन. दाग का मतलब होता है ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस. यहाँ पे सोल्जर्स को हॉर्सेस ऑफ सोल्जर्स वर ब्रांडेड टू प्रिवेंट करप्शन एंड द यूज ऑफ इंफीरियर हॉर्सेस. छेरा सिस्टम के अंदर क्या था? इट मीन्स डिस्क्रिप्टिव रोल या फिर रिकॉर्ड ऑफ सोल्जर्स. डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ सोल्जर्स अपीयरेंस वर मेंटेन्ड. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन खिलजी अज्यूम द टाइटल ऑफ. करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए यानी कि सिकंदर ए सैनी. सिकंदर ए सैनी का मतलब होता है सेकंड अलेक्जेंडर. तो अलाउद्दीन खिलजी ने ये सिकंदर ए सैनी का टाइटल अज्यूम किया था. दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. सिकंदर इज द पर्शियन नेम ऑफ अलेक्जेंडर द ग्रेट. Alexander was a very great ruler who fought the battle of Hydaspes with Porus. और तो पुरु के साथ अलेक्जेंडर ने बैटल ऑफ हाइडेस्पस लड़ा था. ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है. कब लड़ा गया था ये बैटल? 326 BCE में ये बैटल लड़ा गया था. ये भी आपको ध्यान में रखना है. सो अलाउद्दीन खिलजी ने खुद को सेकेंड अलेक्जेंडर की पदवी दी. अलाउद्दीन अडॉप्टेड द टाइटल टू पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ ग्रेट वर्ल्ड कॉन्करर. इसके अलावा अगर अदर ऑप्शंस डिस्कस करें, जील ए इलाही मतलब होता है शैडो ऑफ द गॉड. ये किसने खुद को टाइटल दिया था? बलबन को कहते हैं जील ए इलाही का यह टाइटल मिला था. एंड अगर बात करें गाजी, तो गाजी का मतलब सिंपली होता है वॉरियर और अ फाइटर वॉरियर फॉर इस्लाम. ये भी आपको ध्यान में रखना है. एंड अगर हम बात करें दीन पनाह का कभी आपसे लिटरल मीनिंग पूछ लिया जाए, सो इट मीन्स रेफ्यूजी ऑफ फेथ. तो अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट तुगलक डायनेस्टी. तुगलक डायनेस्टी का टेन्योर है फ्रॉम 1320 टू 1414. ये आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आजकल एग्जाम्स में आपको मैच द फॉलोइंग में भी ये क्वेश्चंस आ सकते हैं डायनेस्टीज के टाइम पीरियड. तो तुगलक डायनेस्टी की बात करें तो इसके फाउंडर थे जियाजुद्दीन तुगलक. सो ही वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी. ऑल्सो ही ऑल्सो बिल्ड द तुगलकाबाद फोर्ट. इन्होंने कंस्ट्रक्ट करवाया था. Then Mohammed bin Tughlaq, he is known for his ambitious but unsuccessful experiments के लिए ये जाने जाते हैं. कौन? मोहम्मद बिन तुगलक. इन्हें बिना सर पैर का बादशाह भी कहा जाता है
एट इन सम बुक्स ऐसा लिखा है। ऑल्सो इन्होंने दिल्ली से दौलताबाद अपनी कैपिटल शिफ्ट की थी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा इन्होंने ब्रॉन्ज के कॉइन्स को इंट्रोड्यूस किया था रेदर देन सिल्वर कॉइन्स। बेसिकली इकोनॉमिक कोलैप्स हुआ था इनके टाइम पे। इसके बाद फिरोज शाह तुगलक, ही इज़ नोन फॉर बिल्डिंग कैनाल्स, गार्डन्स एंड मदरसास। ही ऑल्सो कंस्ट्रक्टेड द फिरोज शाह कोटला। ऑल्सो अगर हम बात करें इनकी, तो इन्होंने दीवान खैरत चैरिटी पर्पस के लिए कंस्ट्रक्ट करवाया था। देन दीवान बंदगम एक स्लेव्स डिपार्टमेंट था। देन अगर हम बात करें तिमूर इन्वेजन जो 1398 में हुआ था, ये भी इनके टाइम पे ही हुआ था। ही वॉज द रूलर एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। सो नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु फाउंडेड द सिटी ऑफ तुगलकाबाद? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन बी, यानी कि जियाजुद्दीन तुगलक। तो जियाजुद्दीन तुगलक, इन्होंने तुगलकाबाद सिटी को फाउंड किया था। एंड तुगलकाबाद फोर्ट को भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था। जियाजुद्दीन तुगलक established the Tughlaqabad dynasty in 1320 CE. He built Tughlaqabad as a massive fortified city near Delhi. This you have to keep in mind. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सुल्तान ट्रांसफर द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू दौलताबाद? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो हमने अभी भी डिस्कस किया था, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट कर दी थी और तब इसे देवागिरी के नाम से जाना जाता था। द कैपिटल ट्रांसफर वॉज ऑर्डर्ड अराउंड 1327 CE। मोहम्मद बिन तुगलक वांटेड अ बेटर कंट्रोल ओवर डेक्कन रीजन के ऊपर एक अच्छा कंट्रोल करना चाहते थे और एक सेंट्रली लोकेटेड कैपिटल चाहते थे मोहम्मद बिन तुगलक। दिस वॉज द रीज़न, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी वजह से जो उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी वो थी लॉन्ग जर्नी में हार्डशिप्स, एडमिनिस्ट्रेटिव डिफ़िकल्टीज और काफ़ी ज़्यादा डेथ्स ऑफ सोल्जर्स। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एंड दैट इज द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दीवाने को ही वॉज स्टैब्लिश्ड बाय? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने ही दीवाने को ही नाम का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट क्रिएट किया था to improve agriculture and bring barren land under cultivation. So this was an important and new initiative done by Muhammad bin Tughlaq. ये आपको ध्यान में रखना है। So it was created to increase state revenue too. इसके अलावा द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन्स कॉल्ड एज सोनधर। तो सोनधर नाम के लोन्स को प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट एट द टाइम ऑफ एट द टाइम ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक। ये आपको ध्यान में रखना है ताकि जो हमारे फार्मर्स हैं वो सीड्स, टूल्स और कल्टीवेशन एक्सपेंसेस को कर पाएँ। So the next question, the experiment of token currency introduced by Mohammed bin Tughlaq failed because of? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी ये वाइड स्प्रेड फॉर्जरी। तो फॉर्जरी की वजह से जो मोहम्मद बिन तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था टोकन करेंसी का सिस्टम, इट बेसिकली फेल। मोहम्मद बिन तुगलक इंट्रोड्यूस टोकन करेंसी बट द एक्सपेरिमेंट फेल्ड मेनली बिकॉज ऑफ लार्ज स्केल काउंटरफीटिंग, यानी कि फोर्जरी की वजह से, यानी कि पीपल स्टार्टेड कॉपिंग द कॉइन्स। लाइक मोहम्मद बिन तुगलक, इन्होंने इंट्रोड्यूस किए थे कॉपर और ब्रास कॉइन्स को एंड दीज वर मेड इक्वल इन वैल्यू टू द सिल्वर कॉइन्स। ऑल्सो मिंटिंग के ऊपर कोई प्रॉपर कंट्रोल नहीं था और गवर्नमेंट डिस्टिंग्विश नहीं कर पा रही थी बिटवीन जेन्युइन एंड फेक कॉइन्स। इसकी वजह से एक इकोनॉमिक केओस क्रिएट हुआ और इनकी ये टोकन करेंसी वाली पॉलिसी फेल हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट दीवाने को ही वॉज स्टैब्लिश्ड बाय? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। तो आई गेस ये एक रिपीटेड क्वेश्चन है। दीवाने को ही एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट था विच वॉज इंट्रोड्यूस बाय मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका एम था इम्प्रूविंग कल्टिवेशन एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच कैनाल इज द ओल्डेस्ट इन हरियाणा, ओरिजिनली बिल्ट बाय फिरोज शाह तुगलक? करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर ए, वेस्टर्न यमुना कैनाल। सो वेस्टर्न यमुना कैनाल इज द ओल्डेस्ट कैनाल इन हरियाणा और इट वॉज ओरिजिनली कंस्ट्रक्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक ने इसे बनवाया था अंडर ड्यूरिंग द दिल्ली सल्तनत पीरियड। फिरोज शाह तुगलक इज नोन फॉर हिज इरिगेशन एंड पब्लिक वेलफेयर वर्क्स। दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। Next question, the Moroccan traveler Ibn Battuta visited India during the reign of?
करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी या मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे इब्न बटूता ने इंडिया को विजिट किया था। इब्न बटूता केम टू इंडिया इन 1333 BCE। मोहम्मद बिन तुगलक अपॉइंटेड हिम एज द काजी यानी कि जज ऑफ दिल्ली। इब्न बटूता रोड द ट्रेवल अकाउंट रिहाला, जिसका मतलब होता है द ट्रेवल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द डिपार्टमेंट दीवान बंदगन डेल्ट विद, तो ये हमने देखा था किसके लिए था, ये स्लेव्स के लिए। So option B will be the correct answer for this question. It was created during the reign of Firoz Shah Tughlaq. Bandgan means slave. This department managed the welfare, training and administration of the slaves. Now we will discuss about Sayyid dynasty. Sayyid dynasty का tenure था from 1414 to 1451 CE. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम जानेंगे इसके फाउंडर के बारे में। खिज्र खान वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। एस्टैब्लिश डायनेस्टी आफ्टर तिमूर इन्वेजन। तिमूर का इन्वेजन कब हुआ था? 1398 में हुआ था। इन्होंने बेसिकली खिज्र खान को अपना जर्नल या फिर गवर्नर की तरह इंडिया में इस्टेब्लिश किया था। रूल्ड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द तिमूरिड्स। इसके फीचर्स ये थे कि ये वीक रूलर्स थे, कंटिन्यूस रेबेलियंस इन्होंने फेस किए, लिमिटेड कंट्रोल आउटसाइड दिल्ली। इसके लास्ट रूलर थे आलम शाह एंड इन्होंने वॉलेंटरली अपने थ्रोन को छोड़ दिया था, यानी अपनी गद्दी छोड़ दी थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज विच डायनेस्टी ऑफ दिल्ली सल्तनत रूल फॉर द शॉर्टेस्ट टाइम। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सैयद डायनेस्टी। Sayyid dynasty ruled Delhi from 1414 to 1451 CE, which is about 37 years, making it the shortest ruling dynasty among the given options. So option C will be the correct answer for this particular question. तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सैयद डायनेस्टी आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द तुगलक्स। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खिज्र खान। So Khijr Khan founded the Sayyid dynasty in 1414 CE after the decline of Tughlaq dynasty. Founder Khijr Khan, year 1414 और capital थी इनकी Delhi. He was originally the governor of Multan and captured Delhi after defeating the last weak Tughlaq ruler. ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं एंड दैट इज द सैयद रूलर्स रूल्ड एज द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ। Option B, Timurids will be the correct answer. So, Khijr Khan founded the Sayyid dynasty in 1414 CE after the decline of Tughlaq dynasty. Khijr Khan was considered as a representative or governor of Timur after Timur's invasion in 1398. और जब तिमूर ने इंडिया को इन्वेड किया था, इस टाइम पे जो रूलर थे वो थे नसीरुद्दीन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग हुज रीन डिड तिमूर्स इन्वेजन ऑफ इंडिया अकर। तो वही क्वेश्चन आ गया। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। So Timur invaded India in 1398 CE during the reign of Nasiruddin Mahmud Tughlaq. Timur attacked Delhi and defeated the Tughlaq forces. The invasion caused massive destruction, looting of Delhi और इसकी वजह से एक तरीके से तुगलक्स की जो कंडीशन थी वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो चुकी थी। इसकी वजह से इंटरनल रेबिलियंस हुए, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर हुआ और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी तुगलक डायनेस्टी को और ये काफ़ी वीक बन गई। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ सैयद डायनेस्टी। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर ए आलम शाह। सो आलम शाह वाज द लास्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी। He ruled until 1451 CE. He voluntarily abdicated the throne and retired to Badon. Next question. Which Sayyid ruler formally assumed the title of Shah? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि मुबारक शाह। सो मुबारक शाह वॉज द फर्स्ट वन जिन्होंने ये शाह का टाइटल अडॉप्ट किया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। मुबारक शाह वॉज द सैयद रूलर हु फॉर्मली अज्यूम द टाइटल ऑफ शाह। मुबारक शाह सक्सीडेड खिज्र खान। ही रूल्ड फ्रॉम 1421 टू 1434 CE। ये आपको ध्यान में रखना है। So now we will move towards the next dynasty, that is Lodi dynasty. तो चलिए Lodi dynasty was the last dynasty of the Delhi Sultanate और इसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो टाइम पीरियड था that was from 1451 to 1526
और अब देखेंगे इसके फाउंडर के बारे में। बहलोल लोधी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी, फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली एंड ही एनेक्स्ड जौनपुर। नेक्स्ट कम्स सिकंदर लोधी। इन्होंने आगरा को फाउंड किया था। ही वॉज अ पैट्रन ऑफ पर्शियन लिटरेचर। इनका पेन नेम था गुल रुखी। देन कम्स इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी ये लास्ट सुल्तान थे दिल्ली सल्तनत के एंड ही फेस रिवॉल्ट ऑफ अफगान नोबल्स। ये भी आपको ध्यान में रखना है। एंड ही वॉज डिफीटेड बाय बाबर इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत विच अकर्ड इन 1526। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसके बाद ये 5 डायनेस्टीज दिल्ली की हो जाती हैं। देन कम्स मुगल एम्पायर। तो अगर आप चाहेंगे तो हम नेक्स्ट वीडियो में मुगल एम्पायर भी डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट क्वेश्चन दैट इज हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बहलोल लोधी वाज द फर्स्ट अफगान रूलर ऑफ दिल्ली। सो 1451 में इन्होंने नई डायनेस्टी लोधी डायनेस्टी स्टैब्लिश की। द लोधीज वर द फर्स्ट अफगान डायनेस्टी टू रूल इन इंडिया। Next question. Which Lodi ruler faced Babur in the first battle of Panipat? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इब्राहिम लोदी। सो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। द बैटल मार्क द एंड ऑफ द लोदी डायनेस्टी एंड एंड ऑफ द दिल्ली सल्तनत। विच रूलर फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सिकंदर लोधी। तो मैंने अभी आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में भी बताया था कि सिकंदर लोधी वॉज द पर्सन जिन्होंने आगरा को क्या किया था, फाउंड किया था। सो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। सिकंदर लोधी फाउंडेड द सिटी ऑफ आगरा इन 1504 CE. Sikandar Lodi established Agra as an important administrative and military center. Its location helped in controlling eastern and central India. Next question. Next question. Daulat Khan Lodi invited Babur to India against. राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इब्राहिम लोदी। सो इब्राहिम लोदी के अगेंस्ट बाबर ने अटैक किया था एंड दौलत खान लोधी वॉज द पर्सन हु इन्वाइटेड बाबर फॉर डूइंग सो। So Daulat Khan invited Babur to India against Ibrahim Lodi. Daulat Khan Lodi was the governor of Punjab under Ibrahim Lodi. He was dissatisfied with Ibrahim Lodi's role and feared losing his power. इसलिए दौलत खान ने किसे बुला लिया था, बाबर को, to invade India. Next question. Which Lodi ruler imposed restrictions on Hindu religious practices at Mathura? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी ने इम्पोज किए थे रेस्ट्रिक्शंस ऑन सर्टेन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस एट मथुरा। इनके अलावा डिस्पाइट रिलीजियस कंजर्वेटिज्म, सिकंदर लोधी वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। एक्सेप्ट हिम, जो अदर रूलर्स थे दिल्ली के, दे डिड nothing regarding that. He improved revenue system, agriculture and trade. He founded Agra in 1504, which later became the important Mughal center. Next question. Which Lodi ruler imposed restrictions on Hindu religious practices at Mathura? Correct answer होगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। तो सिकंदर लोधी वॉज द पर्सन जिन्होंने रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे ऑन हिंदू रिलीजियस प्रैक्टिसेस। कहाँ पे? मथुरा पे। अदर देन हिम देयर वॉज नो अदर रूलर ऑफ द दिल्ली सल्तनत जिन्होंने ऐसा किया था, स्पेशली इन मथुरा। Despite religious conservatism, सिकंदर लोधी वॉज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। इन्होंने इम्प्रूव किया था रेवेन्यू सिस्टम, एग्रीकल्चर और ट्रेड को। He founded Agra in 1504 CE and later became an important Mughal center. Next question. What was the pen name of Sikandar Lodi? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसके लिए ऑप्शन ए, यानी कि गुलरुखी। So Gulrukhi is the pen name of Sikandar Lodi. Sikandar Lodi wrote poetry under the pen name Gulrukhi. Sikandar Lodi was not only a ruler but also a scholar and poet. He composed poems in Persian using the pseudonym Gulrukhi. तो गुलरुखी इनका पेन नेम था। Next question. Which Lodi ruler shifted the capital from Delhi to Agra? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी shifted the capital from Delhi to Agra. He founded the city of Agra in 1504 CE. He made it the capital because of its strategic location for controlling eastern and central India. Next question. The first battle of Panipat marked the end of. करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिल्ली सल्तनत अंडर लोधीज।
So the first battle of Panipat marked the end of Lodi dynasty and effectively the end of Delhi Sultanate. Ibrahim Lodi was defeated and killed. Babur established the Mughal Empire in India after the first battle of Panipat, which was fought in 1526 CE. Next question. Who took Ashoka's pillar inscription of Topra and Meerut to Delhi? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक बेसिकली लेके गए थे अशोका के पिलर इंस्क्रिप्शन टोपरा और मेरठ से कहाँ दिल्ली। अशोकन पिलर्स वर शिफ्टेड टू दिल्ली। दे वर ट्रांसपोर्टेड बाय फिरोज शाह तुगलक। वन पिलर फ्रॉम टोपरा जो प्रेजेंट डे हरियाणा में है और दूसरा मेरठ से। दीज पिलर्स वर इंस्टॉल्ड इन दिल्ली बाय फिरोज शाह तुगलक। So with this we come to an end of this video. I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. So thank you so much for watching this video and I would like to wish you all the very best for your coming examination.